देखिए, इस सेशन में हम बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहा गया है? प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं और लॉ एक ऐसा सिद्धांत है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करता है। किसी भी लॉ को समझाते हुए एक फॉर्मेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मेट यानी जैसे मैथमेटिक्स में किसी थ्योरम को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले लिखा जाता है टू प्रूव, ये थ्योरम साबित क्या करना चाहती है ना? टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है। इसी तरह किसी भी लॉ को जब आप एक्सप्लेन करोगे तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए स्टेटमेंट। ये लॉ कहना क्या चाहता है, ठीक है? सो स्टार्टिंग विद स्टेटमेंट पार्ट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये जरूर लिखिएगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब कोई बच्चा कहता है सर मैं तो ये इतना याद नहीं रख सकता, तो सर अगर इतना याद नहीं रख सकते तो इसकी जगह पर आप लिख दीजिएगा सेट्रिस पैरिबस। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट नहीं लिख सकते, लिख दीजिएगा सेट्रिस पैरिबस। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है? ये लैटिन इंग्लिश है। सेट्रिस पैरिबस का मतलब कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ठीक है? अब अदर थिंग्स क्या है हम उस पर भी आएंगे, पहले चर्चा करते हैं स्टेटमेंट की, ठीक है? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट यानी बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहने पर सिर्फ एक चीज बदलनी चाहिए, क्या? मेन कमोडिटी का प्राइस और उसकी डिमांड, ठीक है? द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड विद द प्राइस, ठीक है? इफ प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड विल फॉल एंड वाइस वर्सा। यानी प्राइस के बीच में और डिमांड के बीच में, अगर मान लो एक्स प्रोडक्ट का प्राइस है और एक्स प्रोडक्ट की डिमांड है, तो दोनों में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस राइज हुआ है तो डिमांड फॉल होगी एंड वाइस वर्सा, ठीक है? सिंपल स्टेटमेंट है। क्या लिखना है आपको? सेट्रिस पेरिबस यानी अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड एंड इट्स प्राइस, ठीक है? प्राइस के और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यही आपको मेंशन कर देना है। दैट्स इट। आइए, इसके बाद आपको समझाना चाहिए ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट वाली बात हम जो कर रहे हैं ये है क्या? अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है क्या? आइए, तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट का मतलब है प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी, ठीक है? बाकी सारी चीजें जैसे सबसे पहला प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द बायर, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, और मिसलेनियस फैक्टर्स में जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइस है उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आएगा, ठीक है? 5 फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। जो कौन कौन से 5 फैक्टर हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द बायर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड मिसलेनियस फैक्टर। ये 5 चीजें आपको बताई हैं, ठीक है? तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि भाई एक ही चीज में चेंज आएगा, वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, ठीक है? बाकी सारी चीजें अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। कौन कौन सी अदर थिंग्स हैं? नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन इनकम, नो चेंज इन टेस्ट, नो चेंज इन मिसलेनियस फैक्टर, राइट? चेंज अलाउड है सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ में, और उसका असर पड़ेगा डिमांड पर, वो भी इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है? सो ये अजम्पशंस आपको लिखने साथ में बहुत जरूरी है। अब आइए बात करेंगे इसके शेड्यूल की। इसको कहते हैं शेड्यूल, यानी टेबुलर प्रेजेंटेशन है लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने के लिए। ये आपको बनाना चाहिए, और नंबर्स कुछ भी हों लेकिन रिलेशनशिप इनवर्स होना चाहिए। नंबर्स कुछ भी हों, रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रखना है आपको, ठीक है? यहाँ देख रहे हैं आप प्राइस फॉल हो रहा है और यहाँ डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है, ठीक है? बेस्ड ऑन दिस आपने ग्राफ बना लिया। प्राइस आपने दिखाया इतना था, डिमांड इतनी थी। जब प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई, डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। प्राइस फॉल हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है? कौन सा रिलेशन है जी? इनवर्स रिलेशन है। इसके बेसिस पर आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिया इन दोनों को, तो ये जो आपके सामने बना हुआ दिख रहा है, दिस इज डिमांड कर्व। इसी को हम और आप डिमांड कर्व कहेंगे, ठीक है? सो आपने जब इसको समझाया तो क्या क्या चीजें मेंशन करी हैं, मेरे साथ फिर से पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए स्टेटमेंट क्या होता है, फिर आपको बताना चाहिए अजम्पशंस क्या होती हैं इस लॉ की, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन है डिमांड शेड्यूल वो क्या है, और फिर आपको बताना चाहिए क्या? इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ठीक है?
जब ये चार चीजें आप मिलाते हैं तो ये एक लॉ बनता है और ये इसका फॉर्मेट है एक्सप्लेनेशन का। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब भी आप लॉ को एक्सप्लेन करें तो इसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करें, इसी फॉर्मेट में एक्सप्लेन करें। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। अब कहानी है थोड़ी सी अलग, बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है सर। बात समझिएगा, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, यही कहता है, ठीक है। लेकिन देर आर सर्टेन एरियाज, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, ठीक है। ये ऐसी जगह एक्सेप्शंस कहलाती हैं। मैं आपको समझाना चाहूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा, ठीक है। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड जब आप इलेबोरेट कर रहे हो तो उसमें आपको ये देखना है, ये देखना है कि प्राइस का और डिमांड का इनवर्स रिलेशन नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होंगे, ठीक है, ये है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन जहां पर प्राइस में और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, जहां पे प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है, वो कहलाता है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड वेयर लॉ ऑफ डिमांड में नॉट होल्ड गुड, ठीक है, समझ गए मेरी बात। वेयर लॉ ऑफ डिमांड में नॉट होल्ड गुड, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। सो ऐसी कौन कौन सी जगह है, सबसे पहले आप समझिएगा। सबसे पहला वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या है? एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर थॉर्स्टीन वेबलन। इन्होंने ये कहा कि सर कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो लोग समझते हैं कि जितना महंगा होगा उतना बेहतर होगा, और अगर जितना महंगा है वो हमारे पास है तो हमारी मार्केट में, समाज में इज्जत है। यहीं से वर्ड निकल के आता है प्रेस्टीज गुड्स। क्या निकल के आता है? प्रेस्टीज गुड। प्रेस्टीज गुड वो गुड है जो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करते हैं और अपने स्टेटस के तौर पर प्रेफर करते हैं। आप मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं जो कि लोगों को लगता है कि अगर वो चीज़ उनके पास में होगी तो उनकी मार्केट में, समाज में इज्जत होगी, स्टेटस बढ़ेगा, है ना। और वो स्टेटस वो प्राइस से मेजर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सर थॉर्स्टीन वेबलन ने ये कहा कि मेरा ये मानना है कि इन गुड्स के साथ इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, इनके साथ स्टेटस वैल्यू जुड़ी है। इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जो उसकी यूजफुलनेस है, जो उसका पर्पस है। पर्पस वैल्यू कम और स्टेटस वैल्यू ज्यादा जुड़ी, ठीक है। अब एक जगह से दूसरे जगह जाना है, मोबिलिटी चाहिए आपको, है ना। आप 5 लाख रुपए की गाड़ी भी मिल जाएगी, आप कहोगे नहीं मैं नहीं लेता, मैं तो 50 लाख वाली कार लूंगा, 1 करोड़ रुपए वाली कार लूंगा। क्या चाहिए आपको? उसमें मोबिलिटी चाहिए, पर्पस नहीं रहा, फिर चाहिए स्टेटस। बात समझ रहे हैं? सो वेबलन इफेक्ट में यही कहते हैं, इसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। कॉन्स्पिशियस गुड्स होते हैं, यानी हायर द प्राइस हायर द वैल्यू। लोगों को लगता है जितना महंगा प्राइस होगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, मतलब महंगा होगा तो लोग उसको ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। समझ रहे हो? अगर मान लीजिए 80,000 का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस कम होकर 60,000 रुपये आ गया, ठीक है, लोग कहेंगे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू, उसका स्टेटस कम हो रहा है। जो उस प्रोडक्ट को एज अ स्टेटस महसूस करते थे वो कहेंगे कि नहीं अब मेरे को ये नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि इसका दाम गिर गया, मीन्स स्टेटस गिर गया। लेकिन अगर उसी 80,000 गुड्स का प्राइस, 80,000 रुपीज वाले गुड का प्राइस बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाए तो पीपल विल बाय इट, क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 लाख वाला मॉडल है। दैट इज द केस जो एसोसिएटेड है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन से। और यहीं पर हम बात करते हैं किसकी? प्रेस्टीज गुड्स की। इसको हम क्या बोलते हैं जी? प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको परचेज किया जाता है नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस, नॉट बिकॉज ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, बट बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड तो लगा ही नहीं ना सर। क्यों नहीं लगा? क्योंकि लोग प्राइस जब महंगा हो रहा है तो ज्यादा खरीद रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी, ठीक है। अब लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अ, जब 80,000 का 60 में मिल रहा है तो हम तो खरीद सकते हैं, लोग तो खरीदेंगे ही सर, मार्केट में डिमांड तो बढ़ेगी ही। सुनना मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर इन गुड्स के बायर स्टेटस बायर होते हैं। इन गुड्स को खरीदने वाले जो बायर होते हैं ना, वो स्टेटस बायर होते हैं। जब उनका दाम गिर जाता है, चीज कॉमन हो जाती है, तो वहां पर जो स्टेटस बायर है ना,
वो उस पर कभी हाथ नहीं लगाता, वो कहता है रहने दो जी, ये कम हो गया मीन्स प्राइस कम होना मतलब स्टेटस गया, स्टेटस गया मतलब वो चीज़ कॉमन हो गई, अब मेरे को नहीं चाहिए। प्राइस महंगा होगा, नाउ दे विल बाय, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उसमें उसके साथ स्टेटस ऐड हो रहा है। ठीक है जी। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट इम्पैक्ट, वेबलन इफेक्ट, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड गुड, राइट। अगला आता है सर गिफन गुड। गिफन गुड को समझिए, सुनिएगा। ये एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, देखिए जल्दी से। ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, दो गुड्स लिए गए, ब्रिटिश वर्कर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, दो प्रोडक्ट लिए गए, एक लिया गया मीट और दूसरा लिया गया ब्रेड। ठीक है, और ब्रिटिशर्स के अंदर आदत को देखा गया कि ब्रिटिशर्स ज्यादा से ज्यादा ब्रेड को कंज्यूम करते हैं, पीपल विद लो इनकम, ठीक है, दे रिलाई मोर ऑन ब्रेड। ठीक है, अच्छा, तो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश वर्कर्स थे, उन्होंने ब्रेड को और मीट को, अब दोनों के कंपैरिजन में मीट को माना गया कि ये सुपीरियर आइटम है और ब्रेड को माना गया कि ये इन्फीरियर आइटम है। ठीक है जी, केस को आगे बढ़ाया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज कर दिया गया, प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्रीज कर दिया गया। हमें ये लग रहा था कि ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, उल्टा हुआ, उल्टा रिवर्स हुआ, प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ाया गया, यानी इंफीरियर गुड का दाम बढ़ाया गया। ठीक है, अब लोगों की इनकम जो थी वो तो बढ़ी नहीं, अब दोनों गुड्स खाने हैं, मीट भी कंज्यूम करना था और ब्रेड भी कंज्यूम करना था। ठीक है, तो लोगों ने जानते हैं क्या किया, मीट के कंजम्पशन को सेक्रीफाइस किया और जो पैसा बचा वो ब्रेड में लगाया। ठीक है, अब क्योंकि मीट का कंजम्पशन सेक्रीफाइस हो गया था, तो उस कॉम्पनसेशन को, मतलब उस सेक्रीफाइस को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने ब्रेड का कंजम्पशन ज्यादा करना शुरू कर दिया। नहीं आया समझ सर, है ना? फिर से एक बार करते हैं, क्या किया इन्होंने, प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया गया, इनकम तो बढ़ी नहीं, सर दोनों गुड्स खाने हैं, अच्छा एक काम करता हूँ, ब्रेड महंगा हो गया ना, एक काम करता हूँ, मीट के कंजम्पशन को कम कर देता हूँ, जो पैसा बचेगा वो ब्रेड में लगा देता हूँ, और ब्रेड में थोड़ा सा मैं ब्रेड को और ज्यादा कंज्यूम करता हूँ इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट दैट सेक्रीफाइस ऑफ मीट। सही है, तो हुआ जानते हैं क्या हुआ, ये कि डिमांड फॉर ब्रेड इंक्रीजेज रादर देन फॉलिंग। ठीक है, और यहां पर आ गया सर प्राइस में और उस प्रोडक्ट की डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। इस एक्सपेरिमेंट को यही नहीं रोका गया, आगे भी बढ़ाया गया, ये देखने के लिए कि क्या होता है। सुनिए, आगे जाकर आगे जाकर प्राइस ऑफ ब्रेड को ध्यान से देखिएगा, प्राइस ऑफ ब्रेड को आगे जाकर डिक्रीज कर दिया गया, ब्रेड का प्राइस कम कर दिया गया। अब हमें लगा कि ब्रेड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सुनिए, अगेन हुआ उल्टा, जब प्राइस ऑफ ब्रेड कम हो गया, ब्रेड सस्ता हो गया, तो लोगों के पैसे बचे, ब्रेड सस्ता हुआ तो लोगों के पैसे बचे, बचे हुए पैसे कहाँ लगाओगे, इंफीरियर गुड पे? नहीं, लोगों ने ब्रेड की डिमांड को थोड़ा कम कर दिया, जो पैसा बचा अब लगाया मीट के कंजम्पशन पे, यानी प्राइस ऑफ ब्रेड कम हुआ तो डिमांड फॉर ब्रेड भी कम हो गया। तो इस इक्वेशन से, इस थ्योरी से हमें ये समझ में आया कि इंफीरियर गुड का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने सुपीरियर गुड के कंजम्पशन को कम किया और पैसा लगाया इंफीरियर गुड पे। ठीक है, यानी इंफीरियर उस सेक्रीफाइस को कॉम्पनसेट करने के लिए उन्होंने ब्रेड को यानी इंफीरियर गुड को ज्यादा कंज्यूम किया, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल हो गया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को सर रॉबर्ट गिफन का नाम दिया गया और गिफन गुड्स कहलाया। गिफन गुड्स वो सिनेरियो है जहां पर बाजार में सबसे लो क्वालिटी के गुड्स को हम गिफन गुड कैटेगराइज करते हैं, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यानी एक्सेप्शंस देखे जाते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में नॉट होल्ड गुड। ठीक है, सो ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, दिस इज गिफन गुड थ्योरी, सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था और लेटर ऑन इसी केस को गिफन गुड का केस माना गया। ठीक है, आगे बात करते हैं और कहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता सर, वहां पर इमरजेंसी का जहां केस होता है, इमरजेंसी जैसे फ्लड की सिचुएशन है, सूखा पड़ गया, वॉर सिचुएशन है ना, तो ऐसी जगहों पे हाउस होल्ड में नॉट बिहेव इन नॉर्मल वे, वहां लोग नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करते, बाढ़ आ रखी है, सब कुछ पानी पानी हो रखा है, अब आप कहोगे नहीं ब्रेड महंगा क्यों मिल रहा है, मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो देखूंगा, लॉ ऑफ डिमांड में अप्लाई करता हूँ, सस्ता मिलेगा तो मैं खरीदूंगा, तुम भूखे मरोगे। मतलब मतलब
वहां पर ये कहना है कि अगर तुम लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई करोगे ना, वहां पर इमरजेंसी सिचुएशन है सर, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में इकोनॉमिक्स की जो जर्नल थ्योरी है ना, जो थ्योरीज बनाई जाती हैं वो नॉर्मल सिचुएशन में बनाई जाती हैं, और फ्लड है, बाढ़ है, सूखा पड़ गया है, कंट्री में वॉर छिड़ी हुई है, ऐसी जगहों पे तुम कह रहे हो नहीं मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ठीक है, वहां कुछ नहीं हो सकता आपका। वहां पर इमरजेंसी की इकोनॉमिक्स ही अलग होती है सर, वहां पर चीजें महंगी मिलेंगी एंड यू हैव टू बाय इट इन ऑर्डर टू सर्वाइव, तो वहां पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। ये पढ़ा आपने एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं इसी में, व्हाई लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता ही क्यों है, लॉ ऑफ डिमांड क्यों ऑपरेट होता है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल है, इस पर क्वेश्चन आता है, समझिएगा।